हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है हरमनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हरमन बाइट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है और कैसे हम उसका इस्तेमाल करके अपने कोड की मेंटेनेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना और पूरा देखना, क्योंकि हम ऐसे एग्जांपल्स का यूज करेंगे जिससे आपको इसे समझने में काफी आसानी होगी और वीडियो के एंड तक मैं आपको इसकी पाइथन में इंप्लीमेंटेशन भी करके बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न? वेल, फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न हमारा एक क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है और क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न हमारे वो पैटर्न होती है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ डील करते हैं कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनेगा, उसका जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, उसके साथ डील करते हैं। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हमारा एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में क्या होता है कि हमारा एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं हम, जिसके थ्रू हम हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं। हम डायरेक्ट सीधा क्लास के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, हम इस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाने के लिए। ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें हम सीधा जाते हैं, हम कोई प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट करते हैं और हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है और हमें नहीं पता कि बैक एंड में वो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। ऐसी हमारी अप्रोच है। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब सपोज करो आप एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में जाते हो। उस रेस्टोरेंट में हमारे दो शेफ़ हैं। एक शेफ़ हमारा मार्गरेटा पिज़्ज़ा बनाता है और एक शेफ़ है हमारा जो पेपरोनी पिज़्ज़ा बनाता है। ठीक है? तो अगर आपको अब पेपरोनी पिज़्ज़ा खाना है, तो आपको उसे अगर ऑर्डर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेपरोनी पिज़्ज़ा वाले शेफ़ के पास जाना पड़ेगा। उसे जाके अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी और उसके बेसिस पे वो आपको पिज़्ज़ा बना के देगा। ठीक है? इसी तरह अगर आपको मार्गरेटा पिज़्ज़ा चाहिए होगा, तो आपको उस शेफ़ के पास जाना पड़ेगा जिसे मार्गरेटा पिज़्ज़ा बनाना आता है। सपोज़ करो 10 और नए शेफ़ आ जाएँ जो अलग-अलग पिज़्ज़ा बनाते हो। अगर आपको उनमें से कोई पिज़्ज़ा खाना होगा, तो आपको स्पेसिफ़िक उस शेफ़ के पास जाना पड़ेगा जैसा आपको पिज़्ज़ा चाहिए। तो इस प्रोसेस में दिक्कत ये है कि हमें अलग-अलग शेफ़ के पास इंडिविजुअली जाकर ऑर्डर करना पड़ रहा है, जो कि एक पेनफुल प्रोसेस है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें हमारे एरर प्रोड्यूस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है? अब देखो, ये थी हमारी नॉर्मल अप्रोच। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि कैशियर लाते हैं और उसे एक काउंटर पे बैठा देते हैं। अब अगर हम ऑर्डर करना चाहते हैं तो हम सीधा कैशियर के पास जाएँगे। उस कैशियर के पास जितने भी शेफ़ हो उस रेस्टोरेंट में, उस सब की इन्फॉर्मेशन है। उसे पता है कि अगर हमारे कस्टमर ने इस टाइप का पिज़्ज़ा माँगा है, तो मैं इस शेफ़ के पास जाऊँगा और उसे वो इन्फॉर्मेशन दूँगा और उससे वो वाला पिज़्ज़ा ले लूँगा और अपने कस्टमर को दे दूँगा। ऐसा करने से जो हमारा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज़ हो चुका है। अब हमें ऑर्डर करने के लिए इंडिविजुअल शेफ़्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ़ कैशियर के पास जाएँगे, उसी को ऑर्डर देंगे और वही हमें हमारा पिज़्ज़ा दे देगा। ठीक है? और अलग-अलग शेफ़ के पास जाकर ऑर्डर करने में जो हमें प्रॉब्लम भी आ रही थी, हमारी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। ठीक है? तो इस सिनेरियो में, इस एग्ज़ाम्पल में, अब इसमें जो हमारे शेफ़ है, वो हमारी क्लासेस है। जैसे मार्गरेटा पिज़्ज़ा क्लास, हमारी पेपरोनी पिज़्ज़ा क्लास, ऐसे ही काफ़ी क्लासेस होगी। और जो हमारा कैशियर है, वो हमारी फैक्ट्री क्लास है। वो हमारा इंटरफ़ेस है, हमारा एक मिडल मैन है, जिसके थ्रू हम पीछे ऑर्डर करेंगे। और जो हमारा कस्टमर है, वो हमारा क्लाइंट कोड है। और क्लाइंट कोड हमारा कोई भी वो हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता है। मीन्स जो ऑर्डर करना चाहता है। अब हमारा क्लाइंट कोड क्या करेगा कि वो हमारी फैक्ट्री क्लास के पास जाएगा, जो हमारा इंटरफेस का काम कर रही है। तो फैक्ट्री क्लास को बोलेगा कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, और फैक्ट्री क्लास क्या करेगी कि उसे पता है अगर उसे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसे कौन सी क्लास को कॉल करना है, उसे कॉल कर देगी और उसे उसका रिजल्ट मिल जाएगा हमारे कस्टमर को। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न अप्लाई करने के कुछ बेनिफिट है। फर्स्ट, हमारी एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। जो भी हमारा फ्रंट एंड है वो हमारे बैक एंड से बिल्कुल अलग हो जाता है। मीन्स कि जैसे जो भी हमारा यूज़र है, वो जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है हमारी फैक्ट्री क्लास को कर रहा है, और उसे नहीं पता कि पीछे जो बैक एंड में कौन सी क्लास उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रही है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। दूसरा इसमें क्या है कि जो हमारा सिस्टम है वो सेंट्रलाइज़ बन जाता है। जो भी हमारा यूज़र है, क्लाइंट है, वो सिर्फ़ हमारा एक क्लास को ही कॉल कर रहा है, उसे डिफरेंट क्लासेस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज़ हो गया है। तीसरा क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल बन जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 नए शेफ़ या 10 नई क्लासेस भी लेके आऊँ, जो अलग-अलग काम करती है, तो मुझे जो हमारी मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ़ फैक्ट्री क्लास में अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा जो क्लाइंट है, यूज़र है, उसके जो कोड में हमें कम से कम चेंजेस करने पड़ेंगे। क्योंकि क्लाइंट कोड में हम फिर वही मेथड यूज़ करेंगे कि फैक्ट्री क्लास के थ्रू ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इससे हमारा जो कोड है, वो एक्सटेंसिबल भी हो जाता है और फ्लेक्सिबल भी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोड ईज़ी टू राइट एंड ईज़िली रीडेबल बन जाता है। ठीक है? जो हमारा क्लाइंट कोड है और ओवरऑल कोड है, वो मेंटेनेबल हो जाता है। चाहे हम जितना मर्ज़ी उसको बड़ा कर लें, ईज़िली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट थे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई करने के। ठीक है?
तो अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया, अगर आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो आगे पूरी देखना क्योंकि आगे मैं और समझाऊँगा और आपके और कोई डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो चलते हैं फिर आगे। तो अब हम कोड करके देखते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न को पाइथन में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट काम हमारा है कि हम एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्पोर्ट करवाएँ हमारे एबीसी मॉड्यूल में से। तो सबसे पहले तो मैं ये वाली लाइन लिख देता हूँ, फ्रॉम एबीसी इम्पोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ पिज़्ज़ा नाम की, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास होगी, जो कि एबीसी से इनहेरिट हो रही है। और इसमें मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखता हूँ प्रिपेयर नाम का, और इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर का यूज़ किया है प्रिपेयर मेथड को क्रिएट करने के लिए, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। अब देखो हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका काम क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट का काम करती है। जैसे कोई भी क्लास हम बनाते हैं, कोई भी सब क्लास जो कि इससे इनहेरिट हो रही है, तो उसमें एटलीस्ट वो सारी फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए जो इसमें हमने डिक्लेयर की है। जैसे इसमें मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, तो वो है हमारा प्रिपेयर। तो जो भी हमारी सब क्लास होगी इसमें एटलीस्ट प्रिपेयर वाला फंक्शन होना चाहिए, प्रिपेयर मेथड होना चाहिए, वो इसी का काम करेगी कि कोई भी पिज़्ज़ा अगर इस क्लास से इनहेरिट हो रहा है, जैसे मार्गरीटा पिज़्ज़ा हो गया क्लास, अगर पेपरोनी पिज़्ज़ा क्लास हो गई, तो उसमें एटलीस्ट प्रिपेयर वाला फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास बनाते हैं मार्गरीटा पिज़्ज़ा क्लास। तो इसमें मैं क्लास बनाता हूँ और उसे मैं इनहेरिट करवाता हूँ अपनी पिज़्ज़ा क्लास से। और उसके बाद मैं इसमें लिखता हूँ अपना इनिट फंक्शन, जो कि हमारा इनपुट में साइज़ लेगा कि किस साइज़ का पिज़्ज़ा चाहिए हमें। हमें ये तो पता है क्लास मार्गरीटा है तो पिज़्ज़ा मार्गरीटा होगा, बट उसका साइज़ है वो हमें यूज़र से लेना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि मैंने ऊपर प्रिपेयर वाला फंक्शन लिखा था एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में, तो इसमें मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा। इसमें मैं उस फंक्शन को लिखूँगा जिसमें मैं मार्गरीटा पिज़्ज़ा के इंग्रीडिएंट्स लिखता हूँ, और रिटर्न में मैं क्या करूँगा, एक लाइन रिटर्न करवाऊँगा जिसमें मैं लिख रहा हूँ प्रिपेयरिंग मार्गरीटा पिज़्ज़ा, उसका साइज़ होगा और साथ में उसके इंग्रीडिएंट्स लिखे होंगे। ठीक है? तो इसी तरह फिर से मैं पेपरोनी पिज़्ज़ा नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ। तो उस क्लास में भी वही जो ऊपर मैंने साइज़ वाला इनपुट दिया था वो होगा, बट इसमें एक चेंज होगा हमारा इंग्रीडिएंट्स। उसमें बेसिल था, इसमें पेपरोनी आ जाएगा। ये तो थी हमारी क्लासेस कि किस किस तरह के पिज़्ज़ा हमारे पास है अवेलेबल। अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है जिसमें मैं एक पिज़्ज़ा फैक्ट्री क्लास बनाता हूँ। अब पिज़्ज़ा फैक्ट्री हमारा, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कैशियर, जो कि ऑर्डर लेने का काम करता है, उसी तरह इसमें मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ पिज़्ज़ा फैक्ट्री, जो कि ऑर्डर लेने का काम करेगी। इसमें हमारा यूज़र इनपुट देगा कि हमें इस तरीके का पिज़्ज़ा चाहिए और इस साइज़ का पिज़्ज़ा चाहिए, तो हम वो पिज़्ज़ा उसे दे देंगे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ क्रिएट पिज़्ज़ा नाम का, जो कि इनपुट में हमारा पिज़्ज़ा टाइप और साइज़ लेगा कि हमें किस तरीके का पिज़्ज़ा चाहिए और उसका साइज़ क्या होगा। तो अगर हमारा यूज़र इनपुट में मार्गरेटा स्ट्रिंग देता है तो उसे मार्गरेटा पिज़्ज़ा क्लास का इंस्टांस मिल जाएगा, और अगर इनपुट में पेपरोनी स्ट्रिंग देता है तो उसे पेपरोनी क्लास का इंस्टांस मिल जाएगा। ठीक है, और अगर यूज़र हमारा कोई ऐसा इनपुट देता है जो कि वैलिड नहीं है तो अनसपोर्टेड पिज़्ज़ा टाइप लिख के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एंड में मैं लिखता हूँ अपना क्लाइंट कोड, जो कस्टमर चाहता है मुझे ये वाला पिज़्ज़ा मिले या फिर ये वाला इंस्टांस मिले। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इफ़ नेम इक्वल टू मेन लिख देता हूँ। और उसके बाद मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा फैक्ट्री इक्वल टू पिज़्ज़ा फैक्ट्री। तो इसमें मेरा क्या है कि मैंने एक इंस्टांस क्रिएट किया अपनी पिज़्ज़ा फैक्ट्री का। अब मैं उस इंस्टांस को यूज़ करके अपना पिज़्ज़ा क्रिएट करूँगा। उस पिज़्ज़ा को मैं स्टोर करवाता हूँ पिज़्ज़ा में, पिज़्ज़ा नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। उसमें मैं लिखता हूँ पिज़्ज़ा फैक्ट्री डॉट क्रिएट पिज़्ज़ा, ब्रैकेट में मैं कौन-सा पिज़्ज़ा चाहता हूँ, मैं पेपरोनी पिज़्ज़ा चाहता हूँ, उसका साइज़ हो स्मॉल, तो मैं स्मॉल लिख देता हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ पिज़्ज़ा डॉट प्रिपेयर, तो मेरा जो पिज़्ज़ा है वो प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसमें क्या, इसमें मैंने डायरेक्ट उस क क्लास को नहीं कॉल किया, पेपरोनी क्लास को नहीं कॉल किया। मैंने पिज़्ज़ा फैक्ट्री वाली क्लास को कॉल किया, उसके फंक्शन को, कि मुझे ये वाला पिज़्ज़ा चाहिए। तो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैंने मिडलमैन का यूज़ किया, मैंने कैशियर का यूज़ किया, मैंने फैक्ट्री क्लास का यूज़ किया ये काम करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए होता तो मैं फिर से क्या करता कि एक नया वेरिएबल लेता, उसमें स्टोर करवाता पिज़्ज़ा फैक्ट्री डॉट क्रिएट पिज़्ज़ा, और मैं इनपुट में क्या देता, मार्गरेटा, और साथ में उसका साइज़ दे देता जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इंप्लीमेंट होता है। तो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हमारा काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, जैसे कि हमारा डाटाबेस कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। अगर कोई एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़ कर रही है तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। हमारा कोई अगर जीयूआई कंपोनेंट क्रिएशन हो गई उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट बटन हो गए या फिर यूआई एलिमेंट हो गए, उसमें फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न लगा सकते हैं हम। जैसे पेमेंट गेटवे एप्लीकेशंस होगी हमारी, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं, पेपल हो गया, पेटीएम हो गया, एक ही एप्लीकेशन में अलग अलग पेमेंट गेटवे हमारे होते हैं,
तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे पीडीएफ हो गया, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एचटीएमएल रिपोर्ट्स हो गया, ऐसी कोई जनरेशन हो रही है डॉक्यूमेंट की, उसमें लगा सकते हैं। काफ़ी तरह के यूज़ केस है, गेम डेवलपमेंट उनमें से एक है, उसमें हम फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न लगा सकते हैं। ऐसे काफ़ी तरह के प्रॉब्लम है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो ऐसा आप और नेट पे भी जाके देख सकते हो। फिलहाल मैंने आपको कुछ बताई है उनमें से। तो आई होप कि अभी तक मैंने आपको जितना भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और अगर आप ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसका नाम है हरमन बाइट्स। तो अगर आप पाइथन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना। अगर आप फिबोनाची सीरीज़ की वीडियो देखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।